सभी का प्रोग्रामिंग इन सी यूनिट फर्स्ट एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लेक्चर 1 स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम प्रोग्राम को डेवलप करने के स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक कंप्लीट प्रोग्राम डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उससे पहले हम थोड़ा ये जान लें कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है निर्देशों का समूह होता है या इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसे हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो होती है, अगर हमें किसी कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो सबसे पहले हमें उस सिस्टम को या उस कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तभी उस लैंग्वेज को सीख कर हम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस या कमांड दे सकते हैं। तो उसको करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। इसको सीखने के बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम में हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी, जो भी कमांड दी होगी, हमारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो कंप्यूटर को आप अपने अकॉर्डिंग जो काम कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसी टर्म में बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज का यूज़ करके लिखने की क्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मुख्यतः 6 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला है प्रॉब्लम डिफिनीशन, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट पेज है प्रॉब्लम डिज़ाइन, जिसमें हम उस प्रॉब्लम की पूरी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में डेटा का फ्लो कैसे होगा, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे होगा। ये सब सारी चीज़ें डिज़ाइन फेज में दिखाई देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कोडिंग फेज। अगर हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लिया है तो उसके बाद हम कोडिंग फेज में जाएंगे, उस कोड का प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड लिखेंगे। तो ये हमारा होता है कोडिंग फेज। नेक्स्ट पेज है डिबगिंग फेज, जिसमें हम अपने कोड को डिबग करते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं, और कोई अगर उसमें एरर आती है तो उसको हम दूर करते हैं। नेक्स्ट पेज है टेस्टिंग फेज। डिबगिंग होने के बाद हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं। कोड को टेस्ट करने के लिए हम उसके लिए टेस्ट केसेस लिखते हैं और उन टेस्ट केसेस से हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पेज है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस पेज। इस पेज में हम अपने पूरे इस पेजेस का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसका फाइनली मेंटेनेंस करते हैं। तो आइए हम इन सभी पेजेस को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पेज है प्रॉब्लम डिफिनीशन। In this phase, we should have clear understanding and identification of the problem for which program is to be developed. जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप प्रोग्राम को डेवलप करने जा रहे हैं उसकी आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे कार्य करेगा, हमारी प्रॉब्लम क्या थी,
उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम लिखा है, क्या वो सही है, क्या यह सही होगा, ये सब हमें यहाँ पे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम मिली है वो हमें सही ढंग से समझ में आनी चाहिए, तभी हम उसके नेक्स्ट पेजेस में हम जा सकते हैं। अगर हमने प्रॉब्लम को नहीं समझा है तो उसके हम जो नेक्स्ट पेजेस हैं, डिज़ाइन फेज, कोडिंग फेज, वो हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इस पेज में हम प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ लें, एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड्स बाउंड्री ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की बाउंड्रीज क्या होंगी, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या होंगी, लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होनी चाहिए। ऑल द फैक्टर्स लाइक इनपुट या आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इनपुट होना चाहिए, उसका आउटपुट क्या आएगा, एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इसकी इंटरफेसिंग की दूसरे प्रोग्राम से कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें इस स्टेज पे कंसीडर होनी चाहिए। एग्जामिन ईच ऑफ द सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, इसको डेवलप करने के लिए, इसके प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कितनी कास्ट आएगी, एंड व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच सॉल्यूशन, और इसको डेवलप करने के लिए कितना समय लगेगा। ये सभी चीज़ें इस पेज में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। आइए हम अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है प्रॉब्लम डिजाइन। दिस डिजाइन फेज सर्व एज ए इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज। यह फेज नेक्स्ट फेज मतलब कोडिंग फेज के लिए इनपुट का कार्य करता है। द आउटपुट ऑफ द दिस पेज इज डिजाइन डॉक्यूमेंट। इस पेज का जो आउटपुट होगा वो एक डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा। मतलब जब भी हम इस पेज से अगले पेज में जाएंगे तो अगले पेज में जाने से पहले हमारे पास पूरी प्रॉब्लम की डिजाइन होगी, पूरी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम दी गई थी उसका जो भी सलूशन होगा उसका हमारे पास यहाँ पे डिजाइन अवेलेबल होगी कि हमारे प्रोग्राम में कुल कितने मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल का डिजाइन क्या है, उनके बीच में क्या कनेक्शंस हैं, उनके बीच में डेटा का फ्लो कैसे होगा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिज़ाइन फेज में बना लेंगे। इज ए प्रोसेस टू डिज़ाइन फेज इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट यूजर रिक्वायरमेंट इनटू सम सूटेबल फॉर्म। जो भी जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उनको हम किसी सूटेबल फॉर्म मतलब डिज़ाइन में हम कन्वर्ट करते हैं। विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो कि प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट या कोड करने के लिए हेल्प करते हैं। जो भी जो रिक्वायरमेंट्स हो उसके अनुसार हम इसे डिज़ाइन फेज में कन्वर्ट करते हैं और यह कन्वर्जन प्रोग्रामर को कोडिंग करने में हेल्प करता है। बिल्ड ए टेक्निकल ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू प्रपोज सिस्टम विल वर्क। जो भी हमने सिस्टम प्रपोज किया है उसका एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कैसे वो दिखेगा, कैसे वो कार्य करेगा, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है डिज़ाइन द टेक्निकल आर्किटेक्चर। हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। देन डिटरमाइन द वे दैट यूजर्स विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स, इंटरफेस, इनपुट एंड आउटपुट्स। यूजर किस प्रकार से सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस, इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स।
मतलब यूजर क्या इनपुट देगा, उसके बाद उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये सब चीज़ें डिज़ाइन फेज में डिपिक्ट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। डिज़ाइन प्रोग्राम फॉर अंडरलाइन प्रोसेसेस, अंडरलाइन प्रोसेस के लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं हम लोग। डिज़ाइन द वे डेटा विल बी स्टोर, डेटा कैसे स्टोर होगा इसके भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे ER डायग्राम ETC, जिसके अंदर हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल या समथिंग एल्स। तो ये सब डिज़ाइन फेज में भी हम देखते हैं कि डेटा का स्टोरेज कैसे होगा। There are several tools and techniques used for describing the system design of the system. These tools and techniques are algorithm, flowcharts, pseudocodes. कि सिस्टम की डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती हैं। ये टूल्स और टेक्निक्स हैं एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, उसी में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सूडो कोड के बारे में। सूडो कोड फिर डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा डिक्शनरी, डेटा की डिक्शनरी बनाएंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। ये सब डिज़ाइन बनाने के टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रॉब्लम की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, कैसे किसी प्रॉब्लम की एल्गोरिथम लिखी जाती है, कैसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे उनका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये सब सभी चीज़ें। नेक्स्ट फेज है कोडिंग फेज या इम्प्लीमेंटेशन फेज। इन दिस फेज द एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एंड प्रोडक्ट इज बिल्ट। यह फेज हमारा, इन फेज में हम प्रोग्राम का एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम मेरी थी उनका हम सलूशन प्रोग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद हमारे प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। दिस फेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग फेज। इस फेज को हम प्रोग्रामिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं। The actual program is written in the required programming language with the help of information depicted design phase. डिज़ाइन फेज की हेल्प से हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके हम प्रोग्राम को, एक्चुअल प्रोग्राम को लिखते हैं। Developer need to follow the certain predefined coding guidelines defined by the organizations. जो भी डेवलपर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी में, जो भी कोडिंग गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करने की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर etc. are used to generate and implement the code. प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम कई प्रकार के कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, डिबगर इत्यादि का यूज़ करते हैं, जैसे टर्बो C++ कंपाइलर, देव C++ कंपाइलर, बोरलैंड कंपाइलर। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाइलर टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट द कोड। कोड को जनरेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कंपाइलर मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे उसमें फ्री भी हैं। अब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके चला सकते हैं। इसी प्रकार हमारा इंटरप्रेटर भी उससे अवेलेबल हैं, जावा इंटरप्रेटर्स, डिबगर्स, जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम को लिखकर उनको कंपाइल और एग्जीक्यूट करा सकते हैं
और वहीं पे हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट भी देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या किसी प्रोग्राम में कहीं एरर है तो वो भी वहीं पे डिस्प्ले कर देगा। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और बहुत सारे टूल्स पेड होते हैं जिनको पेमेंट करने के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी पे होते हैं, पैसा पे करके ही उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टास्क आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स या मॉड्यूल्स एंड असाइन टू द वेरियस डेवलपर्स। जो भी टास्क दिया गया होता है उसको हम यूनिट्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम वेरियस डेवलपर्स के बीच में असाइन कर देते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स के बीच में उसको हम असाइन कर देते हैं। जो भी टास्क मिला है उसको हम नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी मॉड्यूल जिस प्रकार का हो, कोई मॉड्यूल छोटा हो तो उस पर कम डेवलपर, जिस मॉड्यूल कोई मॉड्यूल बड़ा है उस पर ज़्यादा डेवलपर्स हम असाइन कर देते हैं। तो टास्क को हम इस प्रकार से डिवाइड करके करते हैं और अंत में जो भी हमने टास्क डिवाइड किया था उनको एक साथ मर्ज करके हम अपना फाइनल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, यह सबसे बड़ा फेज होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। अब नेक्स्ट फेज है हमारा डिबगिंग फेज। इन दिस फेज द एरर इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। इस पेज में हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और यदि कोई कम एरर आती है तो उसको हम यहाँ पे हम दूर करते हैं। तो होता है डिबगिंग। कोई एरर या कोई बग प्रोग्राम में आता है तो उसको डिटेक्ट करना और दूर करना ही डिबगिंग कहलाता है। दिस पेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। यह प्रोग्राम डेवलप करने का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। डिबगिंग इज आल्सो नोन एज प्रोग्राम वैलिडेशन। डिबगिंग को प्रोग्राम वैलिडेशन से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एरर दैट मे अकर इन द प्रोग्राम आर। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे मेनली 3 प्रकार की एरर्स आ सकती हैं, जैसे सिंटैक्टिक एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। और यदि सिंटैक्टिक एरर आती है तो क्या होती है सिंटैक्टिक एरर? These error occurs due to the usage of wrong syntax for the statements। जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है या जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है, अगर उसके सिंटैक्स में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तब हमें सिंटैक्स एरर मिलेगी या सिंटैक्टिक एरर मिलेगी। जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा इंट एक्स और यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं लगाया और प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर दिया, तो इस केस में यह हमें सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि सी का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। अगर एंड नहीं किया आपने तो यहाँ पे वो सिंटैक्स एरर देगा। इसी प्रकार अगर हमने लिखा इफ ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगाया लेकिन हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, तब भी हमें ये सिंटैक्टिक एरर देगा। तो इस प्रकार की एरर जो होती है वो होती है सिंटैक्टिक एरर। नेक्स्ट हमारा रन टाइम एरर्स। दीज एरर्स डिटरमाइन एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जो इस प्रकार की एरर्स होती हैं वो रन टाइम पे डिटेक्ट होती हैं या कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं होती हैं। जैसे अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इस प्रकार की जो एरर होगी वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं की जाती है, नहीं हो पाती हैं, वो रन टाइम पे ही डिटेक्ट हो पाती हैं। जैसे
int a equal to b divided by 0, int a equal to b divided by 0 सेमीकोलन। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे इस लाइन ऑफ कोड को, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। लेकिन ये जब ये रन टाइम पे रन होने के लिए जाएगा तो इस समय यह रन टाइम एरर दे देगा, क्योंकि यह कैन नॉट डिवाइड नंबर बाई 0, तो हमें रन टाइम पे एरर देगा। और लास्ट जो टाइप्स ऑफ एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर्स। दीज एरर्स आकर ड्यू टू इनकरेक्ट यूजेज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस in the program. These errors are neither displayed during compilation or execution nor cause any obstruction to the program executions. जो इस प्रकार की एरर होती हैं वो लॉजिकल एरर्स होती हैं। या ना हमें कंपाइल टाइप दिखती हैं, ना रन टाइम में दिखती हैं, ना उनको हम दूर कर पाते हैं। इनको दूर करने के लिए हमें मैनुअल कोड देखकर ही उसको हम दूर कर पाते हैं। जैसे यदि हमने मान लीजिए हमने 2 नंबर को जोड़ना था और हमने 2 नंबर को जोड़ने की जगह के बजाय हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और रन होगा। तो इस प्रकार की जो एरर होती है वो होती है लॉजिकल एरर। जैसे हमने लिखा इंट a equal to int a equal to b plus b multiplies c, b multiplies c। हमें 2 नंबर जो कि b और c हैं इनको जोड़ना था, लेकिन गलती से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इस लाइन ऑफ कोड को जब हम कंपाइल कराएंगे तो कंपाइल भी होगा और साथ में यह रन भी होगा, लेकिन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि हमने 2 नंबर को जोड़ने की बजाय हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार की जो एरर होती है वो लॉजिकल एरर होती है। तो ये सब आता है हमारे डिबगिंग फेज के अंदर। नेक्स्ट पेज है आपका टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट फेज होता है। यह प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी मदद करता है। तो टेस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। टेस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट को और परफेक्ट बनाती हैं, एरर फ्री बनाती हैं, किसी भी पॉइंट पे फेल होने से बचाती हैं। इसके लिए हम अपना टेस्ट प्लान बनाते हैं। टेस्ट प्लान के अंदर हम बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं। उन टेस्ट केसेस को हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कराते हैं और हम चेक करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हुए, कौन कौन से टेस्ट केसेस फेल हुए। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है और उसको वहाँ पे पास होना चाहिए तो हम उसको डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट टीम उसको जो भी टेस्टिंग टीम ने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो फिर से कोड को मॉडिफाई करते हैं या एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद फिर से डिबगिंग करने के बाद उसको फिर से वापस टेस्टिंग टीम को दे देते हैं। टेस्टिंग फेज में टेस्टर फिर से उसको टेस्ट करते हैं और तब तक टेस्ट करते हैं जब तक वो टेस्ट केस पास ना हो जाए। तो यहाँ पे हर एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज, हर एक इनपुट वैल्यूज पे हमारे प्रोग्राम को टेस्ट करना होता है और यह चेक करना होता है कि किसी भी पॉइंट पे हमारा प्रोग्राम फेल तो नहीं हो रहा है। तो ये हमें टेस्टिंग फेज में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेस्ट प्लान लिखना पड़ता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं हर एक कंडीशंस के लिए। टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एंड चेकिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसेस।
हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही है या नहीं। अब ये लास्ट फेज हमारा है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन फेज की। दिस फेज इज इनिशिएटेड आफ्टर सिस्टम हैज बीन टेस्टेड। टेस्टिंग करने के बाद यह फेज जो इनिशिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम इन रिटन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। डॉक्यूमेंटेशन जो फेज होता है इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। जो भी हमने प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशंस प्रोग्राम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने से लेकर प्रोग्राम को टेस्ट करने तक कि जो भी चीज़ें जो भी प्रोसेस हमने किया है, हमने जो भी डिज़ाइन बनाया, कोडिंग की, डिबगिंग की, टेस्टिंग की, उन सभी को हम लोग मिलाकर एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और यह रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए किसी दूसरे यूजर्स या पीपल को हेल्प करता है प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को समझने में। तो अब तक हमने जो भी काम किया है उनका हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स द यूजर्स एंड पीपल हु मेंटेन द सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है उन यूजर्स और लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन उनकी मदद करता है। दिस इंश्योर दैट फ्यूचर मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड कैन बी डन इजीली। Also it is required during redesigning and maintenance। डॉक्यूमेंटेशन फेज अगर कोड में अगर प्रॉब्लम में या प्रोजेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करना है, तो यह फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो भी हम करें उनका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, उनको उनकी टेक्स्ट फाइल बनाएं, उनको वर्ड्स में उनकी एक फ़ाइल क्रिएट करें जिसमें हम सारे फेजेस को वन बाय वन उनको वहाँ पे राइट करें, लिखें कि हर फेज में हमने क्या किया है, कैसे किया है। वो सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन फेज में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, जिससे कभी भी आपके जाने के बाद जो करंट टीम में जिस प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे थे, उनको जाने के बाद भविष्य में अगर कोई दूसरी टीम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है तो उस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से उनको समझने में आसानी होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन फेज हमें हर प्रोजेक्ट का तैयार करना चाहिए। आइए चलते हैं अब मेंटेनेंस। ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज द प्रोग्राम इज एक्टिवली यूज बाय द यूजर। इस फेज के दौरान जो प्रोग्राम है वो यूजर के द्वारा एक्टिवली यूज़ किया जाने लगता है। अब जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है और क्लाइंट उसको एक्टिवली यूज़ करता है। मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। बिल्ड ए हेल्पडेस्क टू सपोर्ट द सिस्टम यूजर्स। मेंटेनेंस फर्स्ट फेज में हम प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, सिस्टम को हैंडल करने के लिए हम एक सपोर्ट टीम तैयार करते हैं जो कि प्रोजेक्ट को सपोर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द नीड ऑफ मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो मेंटेनेंस की नीड है वो इन सब निम्नलिखित सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट है। जैसे चेंज इन स्पेसिफिकेशन, अगर स्पेसिफिकेशन चेंज होता है तो वहाँ मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है चेंज इन इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट चेंज होता है तो उसमें भी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। एरर विच आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्चुअल यूजेशन ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम के एक्चुअल यूजेशन के दौरान जो कोई एरर आती है तो उस समय भी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है जो कि सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को क्लाइंट को हैंड ओवर करने के बाद होता है।
तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट फेज। तो इस प्रकार से हमारे कुल 6 फेजेस थे प्रोग्राम को डेवलप करने के, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।